न्यूज आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संतान पाने की आस में सांचौर से उदयपुर आया ओम प्रकाश पत्नी को भी खो बैठा। कांकरोली के मैटरनिटी हॉस्पिटल पर लगा लापरवाही का आरोप। इंदिरा आईवीएफ के शिविर से आया था झांसी में। महाकाल को भक्तों से दूर कर रही है सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट। प्रवेश द्वार पर लगाया ताला, जलाभिषेक पर भी पाबंदी। बॉर्डर से पहले खेलगांव में तैयार होंगे फौजी। 8 फरवरी से 65,000 अभ्यर्थियों का होगा प्रशिक्षण। स्टेडियम सेना के हवाले। और एपेक्स डील की और धोखाधड़ी आई सामने। पुलिस ही नहीं लिख रही रिपोर्ट तो पीड़ित आखिर जाए कहां। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संतान पाने आए ओम प्रकाश की पत्नी खो देने की। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के कांकरोली कस्बे के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से महिला की मौत का मामला सामने आया है। संतान प्राप्ति की आस में सांचौर का ये परिवार उदयपुर के एक आईवीएफ सेंटर द्वारा लगाए गए शिविर के झांसे में ऐसा फंसा कि संतान तो नहीं मिली और परिवार की सदस्य भी हमेशा के लिए चली गई। आइए परिजनों को लालच देकर बुलाने और महिला की मौत तक के पूरे घटनाक्रम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आपको भी रूबरू करवाते हैं। निसंतान दंपति की हमेशा यही चाह रहती है कि उनके आंगन में भी किलकारी गूंजे, कैसे भी करके उनके संतान हो जाए, भले ही वह आईवीएफ तकनीक से क्यों ना हो। इस तकनीक से महिला की मौत होने का मामला आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा हुआ है राजसमंद के कांकरोली स्थित मनोहर हॉस्पिटल में। जी हां, कुछ दिनों पहले सांचौर के एक अस्पताल में इंदिरा आईवीएफ की ओर से एक निशुल्क शिविर लगाया गया था, जिसमें परामर्श के साथ इलाज भी निशुल्क करने की बात कही गई थी। तभी ओम प्रकाश और उसकी पत्नी धोली देवी भी वहां पहुंचे, जहां इस दंपति को न सिर्फ संतान होने की गारंटी दी गई, बल्कि इलाज भी पूरी तरह से निशुल्क करने की बात कही गई थी। संतान प्राप्ति की खुशी में ओम प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर उदयपुर पहुंच गया, जहां इंदिरा आईवीएफ पर जांच के बाद महिला को राजसमंद के कांकरोली में स्थित मनोहर मैटरनिटी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। इस हॉस्पिटल में जाते ही ओम प्रकाश से 50,000 रुपए ले लिए जाते हैं और शाम को 4 बजे धोली देवी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तभी 6 बजे थिएटर से बाहर निकलकर स्टाफ कहता है कि महिला की हालत गंभीर है और बाद में सभी पीड़िता को लेकर अनंता हॉस्पिटल रवाना होते हैं, लेकिन अनंता हॉस्पिटल की लाख कोशिशों के बावजूद धोली देवी को नहीं बचाया जा सका। जैसे ही धोली देवी की मौत की सूचना मनोहर हॉस्पिटल के स्टाफ को लगती है, वह सारे दस्तावेज लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ सर, प्रमोद जोशी बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज से सर। हाँ सर बोलिए। सर आप मुझे पूरी डिटेल इस फोन पे बताएं सर, कैसा क्या रहा, क्या हुआ, पूरी जानकारी बताएं सर। ठीक है, मैं इस न्यूज पे बता रही हूँ सर। एक बार आप इस पे बता दीजिए ताकि मैं फिर मेरे को चला नहीं है, वो मिल नहीं पा रहा, कैसे क्या रहेगा आप बता दें। ठीक ठीक है, मैं यूँ बता रहा हूँ। ये सांचौर से बीलाल हॉस्पिटल में निःशुल्क परामर्श केंद्र रखा गया था जी। ठीक, और उस परामर्श केंद्र में क्या होता है, यूँ बताया था इन्होंने निःशुल्क इलाज किया जाएगा जी। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पेशेंट, हम गए उनके पास, भाई हमारे ऐसा समस्या है, संतान नहीं हो रही है जी लंबे समय से। तो हमने बताया ये जी, तो संतान नहीं हुई, तो हमारे को बोला आप उदयपुर में अपना आईवीएफ है हॉस्पिटल इंदिरा जी। तो उदयपुर बुलाया, तो हम उदयपुर आए जी सर। उदयपुर आने के बाद इन्होंने क्या किया, आगे रेफर किया राजसमंद में मोहन हॉस्पिटल है जी कांकरोली। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे हमारे से 50,000 रुपये लेके जमा करवाए जी। इस बात के लिए आपका ऑपरेशन होगा जी। तो हमने ऑपरेशन के लिए, लेडीज ओके थी, कोई शुगर बीपी वगैरह किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो हमने इलाज कराने, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में 4 बजे लेके गए और 6:30 बजे ये बताया होंगे स्थिति बहुत गंभीर है जी। उनको होश नहीं आया, इनको आगे रेफर करना पड़ेगा। तो उन्होंने मैडम, जो डॉक्टर मैडम थी जी सर, मैडम और कर्मचारी 3 जने, वो वहाँ से रेफर करके आइसोलेटेड जैसे ऑक्सीजन पे डाल के 100 पे करके ऑक्सीजन, वो अनंता हॉस्पिटल में रेफर किया गया जी। अनंता हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद यहाँ इलाज के लिए बोला था 10% गारंटी ले रहे हैं, बच सकती है।
जी तो उन्होंने बोला 10,000 रुपये जमा कराओ, तो हमने 10,000 रुपये जमा कराए। उसने इलाज शुरू किया, तो 10 मिनट बाद में ये बताया होंगे इनकी डेथ हो गई। जी डॉक्टर ने ये बताया था डेथ जो वहाँ राजसमंद में काकरोली में जो कंपाउंडर वगैरह थे ना, जी इंजेक्शन लगाने से डेथ हुई है, जी इस कारण डेथ हो गई है। सर, जो हॉस्पिटल ने निःशुल्क केंद्र लगाया था कि हम निःशुल्क कार्य करेंगे, उसके बाद भी आपसे 50,000 रुपये लिए गए हैं ना सर? हाँ, निःशुल्क बोला था, जी उसके बाद भी 50,000 रुपये लिए थे। जी बाद में ये भी बोला था जहाँ से आइसोलेटर वहाँ से रेफर किया गया था, ये भी मैडम ने बोला था जो भी खर्चा लगेगा तो हम देंगे। जी तो पैसे भी नहीं दिए तो किसी प्रकार का। है ना सर? हाँ, पैसे वगैरह नहीं दिए। जो ये हमने यहाँ आनंदा में भी 10,000 रुपये जमा कराए, और रात को भी और पैसे की जो मोस्टरी में रखे गए उनके भी पैसे मांग रहे थे 3,000 रुपये। जी ये बात थी। और डॉक्टर साहब की लापरवाही से मौत हुई है। डेथ हुई है। हाँ, एक मिनट, डॉक्टर साहब का मैं नाम बता ही देता हूँ। जी निशा अग्रवाल, निशा गोयल। निशा गोयल। हाँ हाँ ठीक है सर, आप उनके एडवोकेट है सर? हाँ सर, मैं एडवोकेट हूँ। सर, आप उनकी क्या लगते हैं सर? मेरे के गांव के रिलेशन में है, रिश्तेदार है जी मेरे। यूँ सन में मामा जी की वाइफ भी होती है यूँ। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ATN उदयपुर न्यूज की टीम को हुई तो अनंता हॉस्पिटल के प्रबंधन से संपर्क किया, जहां उन्होंने साफ किया कि जब महिला को यहां पर लाया गया था तब उसकी अवस्था गंभीर थी और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। देखिए, जो उक्त महिला तकरीबन 40 साल की थी, ये हमारे पास जब लेकर आए थे राजसमंद जिले से किसी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए इनको ले जाया गया था, और जहाँ पर इंजेक्शन के बाद इनकी हालत गंभीर हो गई थी। उसके बाद जब हमारे पास आई तो काफी गंभीर अवस्था में थी और ऑलरेडी इंट्यूबेटेड थी, मतलब सांस की जो बाहर से इनको दिया जा रहा था। हमने उनको तुरंत ICU में भर्ती किया। पूरा जो भी उनको इलाज की जो आवश्यकता थी, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, बाकी बढ़ाने की दवाइयाँ या बाकी और जो भी उनको आवश्यकता थी वो सब हमने शुरू करी। ये तकरीबन मरीज हमारे पास 6:43 के आसपास के करीब हमारे पास आया था, और उसके बाद हमारी सारी बेस्ट कोशिश करने के बाद, टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट की सबकी बेस्ट कोशिश करने के बावजूद भी इनकी तकरीबन रात को 9:40 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। जी, ये सर राजसमंद से ही इंजेक्शन लगाने के कारण हुई थी सर, कि यह अनंत आने के बाद हुई थी, ये बताएं सर। देखिए, जब हमारे पास मरीज आई तो बहुत ही गंभीर अवस्था में आई थी ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने अपनी पूरी समय अपने जो पूरी डॉक्टर की जो टीम होती है ICU के अंदर, उन्होंने पूरी कोशिश करी उस चीज को उनको बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज में सर इंजेक्शन लगाने से ही उनकी मौत हुई है। देखिए, ये चीज तो अभी जांच का विषय रहेगा, क्या इंजेक्शन लगा था, उसके कितनी देर बाद क्या चीजें रही थी। अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसकी इन सब चीजों से निकल कर आएगा। अभी आज की स्थिति में हमें जो बताया गया था कि इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हुई थी। महिला रोगी की अवस्था का ये तो मौत किस कारण से या किस परिवेश में हुई, ये तो अभी बताना जांच के विषय के दायरे में आएगा। हमारे पास महिला जो आई थी वो बहुत गंभीर अवस्था में थी। अस्पताल आते ही उसका तुरंत प्रभाव से ICU में लेके उसका इलाज प्रारंभ कर दिया गया था। मुश्किल से मैं 2 या 1.5-2 घंटे के 8:55 या 9:55 के करीब 9:40 पे करीब उसकी मृत्यु हुई थी, जिसको हमने डिक्लेयर किया। उससे पहले पूर्व में ICU का समस्त स्टाफ उसकी देखरेख उसमें लगा हुआ था। लेकिन महिला आई जब बहुत गंभीर अवस्था में थी, महिला इंटूबेट थी, कृत्रिम सांस पे थी, इसकी समस्त चीजें उनके परिजनों जो उनके साथ थे उनको अवगत करा दिया गया था, जिनके हस्ताक्षर भी हमारी फाइल पर है। तो देखा आपने, संतान के लिए सांचौर से उदयपुर आया एक परिवार अपने घर की किलकारी तो नहीं खिला सका, लेकिन संतान की आस कायम रखने वाली महिला को ही खो दिया। ऊपर से इलाज संबंधी सभी दस्तावेज मनोहर हॉस्पिटल ने न तो परिजनों को दिए और मुख्य चिकित्सक निशा अग्रवाल ने तो फोन तक बंद कर दिया। हालांकि ओम प्रकाश तक स्टाफ ने 50,000 रुपए जरूर पहुंचा दिए थे। इधर ATN उदयपुर न्यूज की टीम मनोहर मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और पूरी तरह से लापरवाही बरतता हुआ नजर आया। ऐसे में क्या परिजनों के आरोपों के बाद उन्हें न्याय मिलेगा या फिर दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ेगा? आपने 10 आधा घंटे से बिठा रखे कि वो आ रहे हैं, और अब आप कह रहे हो नहीं आ रहे। बताए क्या कारण है? कैमरा चल रहा है, बताए आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने 10 मिनट पहले हमको बिठाया, उनकी वैक्सीन पर ड्यूटी लगी हुई तो वो अभी नहीं मिलेंगे। आपने 10 मिनट पहले कहा था अभी आ ही रहे हैं, आप बैठिए, तो अब ऐसा क्यों बताएं?
तो पहले हमने तो बात हुई नहीं थी ना उस समय, इसीलिए मैंने नहीं, बोला। पहले आपने कहा मेरी बात हो चुकी है और अब वो आ रहे हैं, 10 मिनट आप वेट कीजिए। तो मैडम ऐसा क्यों? एक मिनट सर अभी बाहर है तो नहीं मिलेगा। सर, मैडम निशा जी अग्रवाल से हैं। हमको नहीं पता, हमको क्यों पूछ रहे हो ये चीज? मैडम आप बताएं, हमको उनके नंबर मिल सकते हैं? नंबर चाहिए मैडम। हमारे पास कोई नंबर नहीं है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण कोई लाभ नहीं दे सकता, ठीक उसी प्रकार बुद्धिविहीन जीव का शास्त्र भी कुछ कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ उदयपुर के महाकालेश्वर धाम में देखने को मिल रहा है। देवों के देव महादेव और चुटकी भर भभूत से प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है, लेकिन महाकाल मंदिर के सार्वजनिक ट्रस्ट अपने निजी विचारों पर चलकर इस परंपरा को खत्म करने पर तुली हुई है। वर्षों से नियमित रूप से मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि बुधवार से जलाभिषेक के लिए मंदिर के पाट नहीं खोले गए तो भक्तों को भगवान से मिलने के लिए कोई ट्रस्ट रास्ता नहीं रोक पाएगी और भक्तों को ट्रस्ट की व्यवस्थाओं के विरुद्ध कदम उठाना पड़ेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकलने वाले हलाहल विष को जब महादेव ने ग्रहण किया और अपने गले में रोका तो वो नीलकंठ कहलाए। तब विष से पैदा होने वाले संताप को खत्म करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था और तब से ही शिवलिंग पर अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं महादेव को जलाभिषेक अति प्रिय है और जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन उदयपुर के महाकाल मंदिर के लिए बनी सार्वजनिक प्रन्यास ट्रस्ट ने अपने निजी विचारों पर चलकर महादेव के गर्भगृह का रास्ता बंद कर दिया है। वर्षों से नियमित रूप से आने वाले भक्तों को जलाभिषेक करने से वंचित कर दिया गया है। लॉकडाउन के बाद से ही सभी देवस्थानों पर सरकार ने पहरा जमाया था और भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए थे, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे जीवन भी पटरी पर आने लगा और सरकार ने अपने पहरे खत्म करते हुए मंदिरों के द्वार खोल दिए थे। उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में सरकारी आदेश आने के बाद भी लंबे समय तक ट्रस्ट के आपसी विवाद के कारण भक्तों को भगवान से दूर रहना पड़ा था। ऐसे में कई शिव भक्तों ने एकजुट होकर महाकाल मंदिर ट्रस्ट को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी थी कि यदि मंदिर के द्वार नहीं खोले गए तो भक्त दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और ऐसा कुछ हुआ भी था। मैं यूं तो सन 70 से आ रहा हूँ, बीच में ब्रेक पड़ा था, कम से कम 25 साल से रेगुलर आ ही रहा हूँ। जल चढ़ा पा रहे हो क्या? नहीं जल चढ़ा, बस ताले लगे हुए हैं। क्यों नहीं चढ़ा पा रहे हो? अंदर बंद कर रखा है, जाना ही नहीं दे रहे हैं, चढ़ाने नहीं दे रहे हैं, मनमानी कर रखी। क्या कहते हैं आप? बोलते हो तो बात करिए। कुछ हुए तो जिससे बात करें कोई नज़र ही नहीं आता है। 30 वर्षों से ज़्यादा यहाँ आ रहा हूँ और पहले जब यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना था, टीन शेड में मंदिर था, तब से यहाँ पे परंपरा चल रही है कि प्रभु शिव को, महाकाल को जल का अर्पण करते हैं। पर पोस्ट कोविड खुलने के बाद ये प्रथा बंद हो गई है। इसे वापस सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ हमारी जो समस्या है, इस समस्या के बारे में हमारे में कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको बतावे सचिव साहब से बात करो, सचिव साहब तक भी यहाँ नज़र आती नहीं है। और सचिव साहब को कई बार कह चुके हैं ये समस्या यहाँ है, ये समस्या ये, वो आप अपना काम करिए, वो हम देखेंगे, हमारा काम देखने का। और जब कोविड में ये खुल गया उसके बाद में भी जब पूरे भारत में सब में मंदिर खुल गए, उज्जैन है, जगदीश मंदिर है, श्रीनाथ जी, उसके बाद में यहाँ प्रतिबंध लगाया। ये तो ठीक है, शिवसेना वाले और हमारे कुछ आशा जैसे बहन सहयोग ने हम कुछ आंदोलन किया, उससे मंदिर खुला। बाकी मंदिर खुलना बड़ा मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से दर्शन किए। हमें दुर्गा की गाय तक बेचारी यहाँ भूखे मर रही थी, वो कोई सुनने वाला नहीं। गाय के लिए रजगा डालने वाला कोई सुनने वाला नहीं। ये तो आने नहीं देते, बेचारे बाहर से रजगा डालते और रजगा माला बाहर चढ़ाते, चढ़ाने देते नहीं, कुछ नहीं, प्रतिबंध लगा। कुल मिला के यहाँ पर व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, बिगड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस जैसा कि आपको पता है कि हम महाकाल मंदिर में हम सब भक्त लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और महादेव जी के जल चढ़ाने नहीं दे रहे, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सार्वजनिक ट्रस्ट, मंदिर से नाम पता होता है सार्वजनिक ट्रस्ट, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। सार्वजनिक ट्रस्ट मतलब सबका ट्रस्ट है, कोई मंदिर अकेला का ट्रस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रस्ट वाले क्या कर रहे हैं कि हमें मंदिर में प्रवेश करने से नहीं दे रहे और हम कहते हैं हम जल चढ़ाए। 11 तारीख को नोटिस भी दिया था, मैं आबा मैडम हम सब ने, तो उस नोटिस पे भी कोई कार्रवाई कहीं नहीं हुई। और हम के पास में जाते हैं तो बोलते हैं देवस्थान विभाग ने हमको मना कर रखा है। और हम देवस्थान विभाग भी गए
तो देवस्थान विभाग मैडम ने बोला कि हमने ऐसे कुछ नोटिस जारी नहीं कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा है और ये अपनी ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से महाकाल मंदिर ट्रस्ट अपने निजी विचारों के अनुसार भगवान पर पहरा जमाए बैठी है और भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया है। सरकारी गाइडलाइंस आने के बाद भी जब महाकाल मंदिर का मुख्य गेट नहीं खोला गया था, तब शिव भक्तों के दबाव में आकर महाकाल मंदिर ट्रस्ट के द्वार खोलना पड़ा था। लेकिन अब ट्रस्ट ने फिर से अपनी हठधर्मिता और निजी पॉलिसी के कारण गर्भगृह में जाने के रास्ते पर ताला लगा दिया है। महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही इसकी देखभाल और रखरखाव के लिए सार्वजनिक प्रन्यास महाकाल ट्रस्ट बनाई गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने ऐसे ताले जड़े कि अब महाकाल भी कैद में है। यहाँ पहुँचने वाले शिव भक्त जलाभिषेक के लिए भगवान तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे सभी भक्त भी आक्रोशित हैं। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट में लंबे समय से आपसी घमासान चल रहा है, जिसकी चर्चाएं भी शहर में आम है, जिससे भोलेनाथ के मंदिर की व्यवस्थाएं चरमरा सी गई है। शिवलिंग पर जलाभिषेक के महत्व को नहीं समझते हुए न सिर्फ भक्तों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बल्कि श्रृंगार के बाद शिवलिंग पर धराए गए वस्त्रों को भी मंदिर परिसर में अस्त व्यस्त तरीके से फेंक रखा है। ट्रस्ट के आपसी घमासान के सार्वजनिक होने के बाद भोलेनाथ की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में देवस्थान विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू करना चाहिए। शिव भक्तों ने बताया कि पहले तो महाकाल के प्रांगण में वेद ध्वनियां भी गूंजती थी, लेकिन तानाशाह रवैये के चलते ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने यहां आने वाले पंडितों को भी बेदखल करने का पूरा प्रयास किया है और अब भोलेनाथ के प्रांगण में वेद ध्वनि सुनने को भी भक्त तरस गए हैं। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों ने स्पष्ट किया कि बुधवार तक यदि भोलेनाथ के पाट नहीं खोले गए तो भक्तों को भगवान तक पहुंचना आता है। मैंने ट्रस्ट से बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आप हमको जल अभिषेक करने दो, जल अभिषेक करने दो। ये ट्रस्ट अगर अपनी मनमानी कर रहा है और जल तो काफ़ी समय से चढ़ाते हुए आए हैं भगत, और अगर अब इस जल को, अब ये हमारी परंपरा जो है जल चढ़ाने की, उसको भंग कर रहे हैं ये। तो जैसे हमने ये बाहर वाला जो गेट खुलवा के अंदर एंट्री की थी ना, उसी तरह से हम अंदर का वो वापस गेट खोल के और अंदर हम वहाँ पे एंट्री करेंगे और जल अभिषेक करेंगे। अगर कल की तारीख में अगर इन्होंने जल का वो चालू नहीं करा है, माघ मास चल रहा है, अच्छा वो मेरे को बताओ ना, जल क्यों नहीं चढ़ाने दे रहे हैं? जब हरिद्वार में महाकुंभ भर रहा है और वहाँ पे प्रयागराज में जब मेला चल रहा है, तो कहाँ का वहाँ का कोरोना कहाँ गया? जो इस मंदिर के अंदर कोरोना बैठा हुआ है। यह ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है। और अगर इसने कल अगर इस ट्रस्ट ने अगर इस मंदिर को, अगर निज मंदिर को नहीं खोला, तो जैसे हमने गेट खुला कर हमने अंदर प्रवेश किया ना, वैसे ही हम वापस निज मंदिर खोल कर हम अंदर जल चढ़ाएंगे और अभिषेक करेंगे। और बेचारे पंडित इधर उधर मारे मारे फिर रहे, उनका रोजगार बंद हो गया। और हमारे बच्चों का जब हम जन्मदिन आता है तो हम एक महादेव के बच्चों को हम कैसे हमारा हिंदू धर्म या हमारी संस्कृति सिखाएंगे? जब वो एक लोटा हम जल का, उनके बर्थडे पे बच्चे आज के जाते हैं कई क्लबों में, कहीं जाते हैं वहाँ पार्टियां मनाते हैं, हम हमारे बच्चों के साथ अभिषेक करवा के हम महादेव के उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये ट्रस्ट अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? क्या इनका घर का निजी मामला है क्या? ये ट्रस्ट इसलिए बनता है भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ, मंदिर की देख रेख के लिए, मंदिर में भक्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, इस वजह से ये मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है। और हमारे को ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए जो अगर हमारे हिंदू लोगों की भावना को ठेस पहुँचावे और हमको जल नहीं चढ़ाने देवे। ये जब से कोविड आया है तब से मंदिर प्रशासन ने अपनी मनमाजी मर्जी से, वो कहते तुगलकी फरमान चला रखे पूरे मंदिर व्यवस्थाओं में। इनकी मर्जी हो जो आदेश निकाल देते हैं। मंदिर की जो व्यवस्था है या कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप भी ये काम लोग नहीं कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जो पूजा अर्चना का जो एक विधि विधान जो होता है उसकी भी अनुपालना नहीं करने दे रहे हैं। जो लोगों का एक भगवान शिव और जो इस महाकाल मंदिर से जो लोगों का लगाव है, जल चढ़ाना, पूजा करना, इसके लिए भी इन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। इवन कि अब पानी भी नहीं चढ़ा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते। तो जो मंदिर प्रशासन है, इसकी अव्यवस्थाएं बहुत चरम सीमा पर आ गई है। बड़ी मुश्किल से तो हमने ये मंदिर का गेट खुलवाया है और अभी भी इनकी मनमाफ़ी की ये लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशासन को इसमें दखल देते हुए, जन भावनाओं को और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की मंशा अनुरूप इसकी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। ट्रस्ट बनी हुई है यहाँ पर, क्या उन ट्रस्ट वाले लोगों ने ही मतलब इस पर ताले दे दोगे? जी, ये बिल्कुल सही है कि ये ट्रस्ट वालों की मनमाफ़ी के इन्होंने अपना, कह सकते हैं, कुसाम्राज्य इस पर स्थापित कर रखा है। जबकि जनभावनाओं के अनुकूल ये महाकाल मंदिर ईश्वर किसी का नहीं होता है, किसी ट्रस्ट का नहीं होता है। ईश्वर भक्त जो मंदिर होता है भक्तों का होता है। तो भक्तों की भावना के अनुरूप उसकी मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है।
मैं इस मंदिर में 5-6 साल से हूँ। 5-6 साल का मैं था जब से इस मंदिर पर हूँ। यहाँ पे कम से कम इस मंदिर के अंदर जब मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था, कम से कम यहाँ पे साधु की समाधि थी, साधु के जो स्थान थे, मैं वहाँ पे इस अन्न क्षेत्र से सुबह सुबह आके सब के यहाँ से थाली ले जाके पहुँचाता था, भोजन प्रसाद पहुँचाता था। सार्वजनिक नगर प्रन्यास का मंदिर है। महाकाल उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर जो कहलाता है, सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें बरसों से लोग, स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे, बरसों से लोग यहाँ जल चढ़ाते हैं। और पिछले कोरोना काल से ये बंद था मंदिर कई टाइम से, जबकि सब जगह मंदिर खुल गए। ये सबसे लेट खुला है, लेकिन अभी तक इसमें जल चढ़ाने का, अभिषेक करने का महादेव का इन्होंने परमिशन नहीं दी है। तो कृपा कर इनसे निवेदन है कि नगर प्रन्यास, ये अपने सार्वजनिक नगर प्रन्यास मंदिर के जो भी ट्रस्ट है उनसे हमारी निवेदन है, प्रार्थना है कि ये गेट खोल के जल चढ़ाने दे हमें रोज़। और दूसरा जो है, इधर से हनुमान जी के लेफ़्ट साइड में जो गेट है उसको भी खोला जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, इससे क्या होता है कि बुज़ुर्गों को, आने वाले बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये बीच में बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इसकी वैसे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ये पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है इससे और ज़्यादा। और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैं पिछले 10-12 साल से रेगुलर मंदिर आ रहा हूँ और हमेशा जल चढ़ा रहा हूँ। अभी जल नहीं चढ़ाने दे रहे हैं ये लंबे टाइम से। ये कृपा करके इनसे निवेदन है कि जल चढ़ाने की परमिशन दी जाए। ओम नमस्ते रुद्रमन्य व उतो तैखवे नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः जाते रुद्र शिवात नूर घोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शंतमया गिरिशंताभिचाकशी ही जामिकुं गिरिशंत हस्ते विबरखस्त्यवे। जी हाँ, यह रुद्राभिषेक के ये मंत्र अब महादेव के मंदिर में, महादेव के प्रांगण में नहीं गूंज रहे हैं। भक्त इन मंत्रों के उच्चारण को काफ़ी मिस भी कर रहे हैं। ट्रस्ट की हठधर्मिता के कारण पहले तो महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार नहीं खोला गया, लेकिन भक्तों के आंदोलन के आगे, भक्तों के आक्रोश के आगे ट्रस्ट को झुकना पड़ा था और उसके बाद महादेव मंदिर के द्वार खोल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर महाकाल मंदिर की ट्रस्ट सुर्खियों में है और भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने की परंपरा को भंग करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में शहरवासियों में जो आक्रोश है, शहरवासियों के अंदर जो गुस्सा है, वह फूटकर फिर से बाहर न आ जाए, यह भी देखने वाली बात होगी। सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ अभिषेक जोशी, ATN उदयपुर न्यूज। बरसों पहले महाकालेश्वर मंदिर में इतनी बड़ी इमारत नहीं हुआ करती थी। भोलेनाथ तो सिर्फ लोहे के पतेड़ों के नीचे गुफा में विराजमान थे, लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा संकल्प लिया कि महाकाल मंदिर को महाकालेश्वर धाम बनाने के लिए अपनी शादी तक नहीं की, और वह थे डॉक्टर चंद्रशेखर दाधीच। मंदिर विस्तार के साथ ही जो ट्रस्ट बनाई गई, उसने पहले तो मंदिर के विकास के लिए दिन रात लगा दिए, लेकिन अब पूरी तरह से कमर्शियल हो चुकी है। भक्तों ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अब तो मंदिर से अलकापुरी जाने वाले गेट को बरसों से बंद कर रखा है। अलकापुरी से महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए बुजुर्गों को आधा किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है और इसी वजह से कई भक्तों ने मंदिर आना भी छोड़ दिया है। मंदिर के आसपास बड़े बड़े गार्डन बना दिए गए हैं जो शादी पार्टियों के लिए बुक भी किए जाते हैं। वहीं धीरे धीरे ट्रस्ट के पदाधिकारियों में भी अंतर्कलह बढ़ता जा रहा है और इन सभी के बीच पिस रहे हैं तो सिर्फ भोलेनाथ। तकलीफ तो ये है कि भाई साहब, हिंदू संस्कृति में शिव जी को जल अभिषेक करने का एक नियम बना हुआ है। मैं इस ट्रस्ट से पूछता हूं कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप भक्तों को इस पूजन से वंचित कर सकते हैं? आपको क्या महादेव जी ने कहा है कि जल अभिषेक नहीं करना? जब भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने कोरोना के जो नियम थे उस समय सभी भक्तों ने उसका पालन किया था, परंतु अब सभी भारत के सभी लगभग मंदिर खुल चुके हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ करो? ये जो ट्रस्ट है पूरी कमर्शियल ट्रस्ट है, इनको महादेव जी से कोई काम नहीं है। इनको अपने पैसे की आवक किस तरीके से हो, बस उस पर मंथन करना है। भक्तों के उससे, भक्ति से और उनकी श्रद्धा से इनके कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, सिद्धार्थ सोनी, अभी जो आपने भक्तों की पीड़ा सुनी है महाकाल मंदिर, अभी ये जो ट्रस्ट है उनकी जो मनमानी चल रही है, चाहे जल अभिषेक को लेकर और
जो इसके 2 द्वार हैं उसमें से एक को परमानेंट लॉक कर रखा था इन्होंने, लॉकडाउन से पहले भी, लॉकडाउन के बाद भी। और ये ट्रस्ट ऐसी मनमानी कर रहा है जैसे इनकी निजी प्रॉपर्टी हो। इनकी मनमानी के लिए पहले भी बहुत सारे भक्तों ने मोर्चा खोला है और उसका समाधान निकालने के लिए भक्त आगे आए हैं। पर ये हर शिवरात्रि के दौरान या महाशिवरात्रि के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ नया एक एजेंडा लेके आ जाते हैं, नई नीति लेके आ जाते हैं, जो पुराने हिंदुत्व को जो चीज़ें चली आ रही है उस हिंदुत्व को ठेस पहुंचाते हैं, भक्तों के मन को ठेस पहुंचती है। महादेव केवल इस ट्रस्ट के नहीं है, महादेव सार्वजनिक है, भगवान है हमारे। हर हिंदुत्व के लोगों के लिए एक आस्था, जो सबसे बड़ी आस्था जो महादेव में रहती है, वो महाकाल मंदिर केवल, मुझे पता है जब तक शायद भारत में कुछ ही महाकाल के मंदिर हैं, उसमें से ये सबसे पुराना मंदिर ये भी है। पर इस ट्रस्ट की वजह से बहुत सारे जो भक्त हैं जो पहले आरती करने आते थे, पूजा करने आते थे, मंदिर में दर्शन करने आते थे, इन ट्रस्ट की वजह से बहुत सारे लोग अपन को खुद को ठगा महसूस करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने आना भी बंद कर दिया है। वो दूसरे महादेव के मंदिर में जल अभिषेक करना चाहते हैं। अभी जल अभिषेक के लिए बहुत सालों से जो लोग, मतलब जिनका एक रूटीन था कि सुबह उठकर हमें नाश्ता खाना नहीं करना है और उसके बाद हमको पहले जल अभिषेक करके फिर हम अन्न ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत इन्होंने अभी जल ग्रहण का जो, मतलब जल अभिषेक का जो कर रखा था इन्होंने, वो बंद कर दिया है। अब ये आप खुद बताएं कि मनमानी नहीं तो क्या है। आज भक्तों के मन को ठेस पहुंच रही है। आज भगवान के दरबार में जहां लोग शांति मांगने जाते हैं, आज वहीं शांति नहीं है। तो इस ट्रस्ट की मनमानी को, अगर ये मनमानी चलती रहेगी तो इसके खिलाफ हम भक्तजन सारे एक मोर्चा खोलेंगे और अगर और मनमानी की तो हमें लगता है कि हम उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मैं दिल्ली मंदिर में आ रहा हूँ, जब से लॉकडाउन चला है, जब से आज दिन तक जल नहीं चढ़ा है और न आ रहा है। ये अभी 5-7 दिन 10 दिन से आ रहे हैं और जल चढ़ा देने देते नहीं और न कोई ये मानते, इनकी मनमानी कर रहे हैं। भोलेनाथ के दरबार में ट्रस्ट ने जो ताले जड़े हैं उससे न सिर्फ शिव भक्त आक्रोशित हैं, बल्कि शहर के लोगों में भी खासा आक्रोश है। त्रिलोकीनाथ पर सिर्फ ट्रस्ट का अधिकार नहीं, बल्कि यह तो सबके भगवान हैं। इसी भावना को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द गर्भगृह के दरवाजे खोल देने चाहिए। उदयपुर ग्राम पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने नियमितीकरण करने को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायक संघ के उपाध्यक्ष तिलकेश आमिटा ने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सहायकों को स्थायी करने का उल्लेख किया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के 2 साल बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पंचायत सहायक अभी भी 6,000 रुपए मासिक वेतन में कार्य कर रहे हैं। साथ ही पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग में कार्य करना पड़ता है। पंचायत सहायक नियमितीकरण की आस में पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पंचायत सहायकों ने ज्ञापन देकर मांग उठाई कि सरकार जल्द ही पंचायत सहायकों का स्थायीकरण करे। पंचायत सहायकों ने साफ किया कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती है तो 8 फरवरी को दौसा जिले से जयपुर तक दांडी यात्रा निकालेंगे। लगातार 14 साल संघर्ष करने के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने हमारी नहीं सुनी। पिछली तत्कालीन सरकार ने 3 साल पूर्व विद्यार्थी मित्रों को समायोजन करने के लिए एक ग्राम पंचायत सहायक का पद क्रिएट किया। उसमें भी खामियों की वजह से 25% साथी वंचित रह गए। वो लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से 6,000 रुपये के अल्प मानदेय पर 2 विभागों के बीच में, पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के बीच में, एक चक्की के बीच में धान की तरफ पीछे जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हर जगह अलग नियमों का प्रावधान बताया जाता है, मानदेय देने में आनाकानी की जा रही है और स्थायीकरण की मांगों को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बिंदु को बड़ी सार्थकता के साथ लिया था कि हम सरकार आते ही हम इनको स्थायी करेंगे, लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला। लगातार कमेटी बन रही, कमेटी अपना निर्णय दे रही है, लेकिन कमेटी किस प्रकार का निर्णय दे रही है अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। हमारी राजस्थान सरकार से पुरजोर मांग है कि हमारे अल्प वेतन को देखते हुए हमारा वेतन वृद्धि की जाए, साथ ही हमारे नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से अपनाया जाए और अतिशीघ्र हमें इसका निर्णय दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 8 फरवरी को दौसा जिले के कलेक्ट्रेट से जयपुर विधानसभा तक दांडी यात्रा निकालने का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उसके बाद में कोई जनहानि होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी।
उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र के बड़ी रोड पर बीती रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंबालाल नाम का व्यक्ति अपने परिचित से मिलने के लिए बड़ी से लोयरा की तरफ जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन ने अंबालाल को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन चालक ने टक्कर इतनी जोर से मारी कि मोटरसाइकिल सड़क किनारे जा गिरी और मोटरसाइकिल सवार अंबालाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अंबालाल के शव को मोर्चरी में रखवाया। बुधवार को परिजनों के एमबी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 6 महीनों में करोड़पति बनाने का सपना दिखाने वाले ठगों ने ठगी का ऐसा जाल बुना कि उसमें कई लोग फंस गए और करोड़ों रुपए ठगने के बाद सपना दिखाने वाले लोग तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। जी हां, सुखेर थाने में टाइगर, हबीब और कैलाश डांगी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन इनके रसूख के आगे अभी तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। लॉकडाउन का वो समय जब ना तो किसी के पास कोई कार्य था और ना ही व्यापार। लोग जैसे जैसे अपनी जमा पूंजी से अपना घर खर्च चला रहे थे, तभी एक बाहरी गैंग ने सक्रिय होकर लोगों के साथ ठगी करना शुरू कर दिया। इस मामले में शक नहीं हो, इसके लिए कैलाश डांगी नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को भी अपने साथ मिला लिया। तीनों ने मिलकर कई लोगों को अपने जाल में फांसा और अपनी एफएक्स डील कंपनी में लाखों रुपए का निवेश करवा दिया। कैलाश डांगी के स्थानीय होने से उनके चित परिचितों ने भी इस कंपनी में निवेश कर दिया। कंपनी में निवेश करने के बाद संचालकों ने 2 से 10% तक रिटर्न देने का भरोसा दिलाया और 6 महीने में करोड़पति बनने का भी सुनहरा सपना दिखा दिया। कुछ समय तक संचालकों ने बड़ी बड़ी होटलों में मीटिंग भी की ताकि किसी को भनक तक नहीं पड़े। उनकी चकाचौंध में आम व्यक्ति के साथ साथ वह व्यक्ति भी फंस गए जो अपने आप को समझदार मानते थे। ठगी का शिकार होने वाले लोगों में आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, भुआणा के सरपंच सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। हालांकि ठगी का शिकार होने के बाद जब पीड़ित सुखेर थाने पहुंचे तो पुलिस ने परिवाद लेकर इतिश्री कर ली। मुकदमा दर्ज करने की जहमत तक नहीं उठाई। एफएक्स डील कंपनी से धोखा खाए नरेंद्र प्रजापत ने बताया कि कंपनी के बारे में उनके मित्र सुनील जैन ने जानकारी दी थी और अच्छा रिटर्न आने के बारे में बात करते हुए निवेश करने की बात कही। सुनील जैन विश्वास पात्र होने से उनके कहने पर 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि निवेश कर दी। हालांकि कुछ दिनों तक कंपनी की ओर से अच्छा रिटर्न देकर यह भरोसा दिलाया गया कि आगे भी इसी तरह से रिटर्न आता रहेगा, लेकिन बाद में रिटर्न पूरी तरह से बंद हो गया और कंपनी ने यू टर्न मार लिया। इसके बाद जब कंपनी के संचालकों से संपर्क करना चाहा तो संचालक वहां से फरार हो गए। नरेंद्र प्रजापत ने बताया कि इस ठगी के बाद 18 दिसंबर को सुखेर थाने में आईपीएस रंजिता शर्मा को पहला परिवाद दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 महीने के बाद सारे दस्तावेजों के साथ थाने पहुंचे और उच्चाधिकारियों को दस्तावेज उपलब्ध करवाकर न्याय की गुहार की। न्याय नहीं मिलने के बाद नरेंद्र प्रजापत ने एसपी और आईजी को मेल के माध्यम से घटनाक्रम की जानकारी भी दी है, लेकिन वहां से भी नरेंद्र को किसी प्रकार का कोई न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। मेरे एक मित्र हैं सुनील कुमार जैन, उन्होंने मुझे एफएक्स डील्स के बारे में बताया और इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला कि 2% से 10% तक आपके इन्वेस्टमेंट पे पर डे आपको गारंटीड रिटर्न दिया जाएगा। और कंपनी जो है एफएक्स डील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बताया और बोला कि ये जो कंपनी है गांव के लोग मोतबिर लोग हैं, कैलाश डांगी हैं, गंगा सिंह करके हैं, ये लोग चलाते हैं और विश्वास काबिल है और उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो बोला कि मैंने अपना भी कर रखा है और तो आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो विश्वास कर सकते हो और मैं रिटर्न ले रहा हूँ तो आपको भी दिलाऊंगा। इस तरह से करके मैंने अपने पास तकरीबन 2,10,000 के आसपास का मैंने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट उसमें किया। तो लॉकडाउन का समय था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, तो विश्वास करते हुए पैसा डाला उसमें। कुछ दिनों तक 15-20 दिन तक तकरीबन रिटर्न दिया उन्होंने, अकाउंट में क्रेडिट होता था। देन फिर कुछ बहाने बना करके उन्होंने रिटर्न जनरेट करना बंद कर दिया। और जब हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट की हम डिमांड कर रहे हैं तो ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, कभी बहानेबाजी करते हैं। और आज के समय में तो ये है कि ये लोग गायब ही हो चुके हैं, मतलब ना ढंग से जवाब देते हैं, ना वेबसाइट रन होती है, ना वेबसाइट होस्टिंग है, कुछ भी पता नहीं उनका। आपने पैसे लेने के लिए बात की क्या? तो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं? नेगोशिएशन की बात तो कंपनी के जो ओनर है उनकी तरफ से मेरे को फ़ोन आया था, तो फ़ोन पे वो लोग मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए और कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो कह रहे थे कि आपके पैसे आपको लौटा देंगे, पर अभी तक नहीं लौटाए गए हैं और
कहा है कि कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। थाने में रिपोर्ट करी आपने? मैंने इस बारे में इस फ्रॉड के बारे में मैंने दिसंबर में 18 दिसंबर को मैंने IPS मैडम लगी हुई थी एक रंजीता शर्मा जी करके, उनको मैंने लिखित में परिवार दिया था और उन्होंने कहा था कि इस बारे में हम कार्रवाई करेंगे। देन में 1 महीने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मुझसे मांगे थे तो मैं पेन ड्राइव में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, कुछ कॉल रिकॉर्डेड कॉल्स भी हैं, डिटेल है उनकी, कुछ व्हाट्सअप की चैटिंग्स हैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल एविडेंस थे मैंने सारे उनको पेन ड्राइव में मुहैया कराए। और मैं 1-2 बार और भी मिला हूँ सुखेर थाने में, पर मेरा परिवाद या FIR अभी तक मेरी दर्ज नहीं हुई है, ना कोई कार्रवाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई की गई है। हाँ, मैंने जब मेरा परिवाद देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने इस बारे में SP सर को, IGP और DGP को भी एक मेल किया है। मेल में मैंने परिवाद की कॉपी दी है और सारे एविडेंस जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक उस मेल में सबमिट किया है। कार्रवाई हुई कुछ? मुझे कोई कार्रवाई दिखती नज़र नहीं आ रही। मैंने एक रजिस्टर्ड AD से भी ये मेल की कॉपी और परिवाद की कॉपी मैंने रजिस्टर्ड AD से भी भेजी है उनको। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं? अभी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया, ना कोई कार्रवाई मुझे ऐसा लगती प्रतीत हो रही है उसमें। तो देखा आपने किस तरह लगातार उदयपुर में ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पुलिस इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और पीड़ितों को न्याय मिलने के साथ उनकी राशि दिलाने में सफलता हासिल कर पाती है, या फिर पीड़ितों को थाने के चक्कर लगाने पर मजबूर ही होना पड़ेगा। उदयपुर जिले के कुराबड़ स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन महावीर प्रसाद खटीक ने किया। विज्ञान मेले में छात्र छात्राओं की ओर से प्रदर्शित किए गए मॉडल का मुख्य अतिथि सहित अन्य लोगों ने निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से जानकारी ली। विज्ञान मेले में आयोजित प्रतियोगिता में कुसुम खटीक, वंशिका आमेटा, प्रियंका लोहार, भूमिका चौधरी, कनिका सुधार विजेता रहे। विज्ञान मेले के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू कोठारी ने अधिक जानकारी दी और बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए गए मॉडल की सराहना की। मेले में छात्र छात्राओं ने ड्रीम इरिगेशन सिस्टम, विंड पावर, इको फ्रेंडली हाउस, टैंक फुल अलार्म, वाटर फिल्टर, स्मोक ऑब्जर्वर, वैक्यूम क्लीनर, हैंड सैनिटाइजर, कोरोना वायरस मॉडल, मेकिंग वेबसाइट, ऑटोमेटिक थ्योरी सहित कई प्रकार के मॉडल मेले में शामिल किए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
आपका स्वागत है। उदयपुर में परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के 16वें दिन शहर के चौराहों पर पैम्पलेट बांटकर वाहनधारियों को जागरूक किया गया। साथ ही वाहनधारियों से समझाइश कर यातायात नियमों की पालना करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर स्काउट गाइड्स के कैडेट्स भी विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे और वाहनधारियों को रोककर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि इस अभियान के 16वें दिन समझाइश का दौर चला। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन अब गुरुवार से चालान काटे जाएंगे। इस मौके पर स्काउट गाइड के कैडेट ने कहा कि विभाग के अधिकारियों के साथ इस अभियान से जुड़ने का मौका मिला है। आज हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का 16वां दिन है। इस दिन हम लोगों को पैम्पलेट बांट के, बुकलेट बांट के अभियान कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो। हमने समझाइश का दौर रखा है कि लोग बिना हेलमेट जा रहे हैं, उनको समझाइश कर रहे हैं कि जो ये पैम्पलेट है इसमें हेलमेट के बारे में, गुण, उपयोगिता सबके बारे में जानकारी दी है। तो समझाइश के माध्यम, पैम्पलेट वितरण के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला परिवहन की ओर से हम सड़क सुरक्षा का सप्ताह चल रहा है, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारी टीम भी हमारे साथ में काम कर रही है। किस तरह जागरूक कर रहे हैं आप, क्या बता रहे हो? लोगों को हम हेलमेट के बारे में बता रहे हैं और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाएं और 2 लोगों से ज़्यादा ना बैठे, और हम ये पैम्पलेट और इन बुक्स के माध्यम से बता रहे हैं लोगों को। प्रदेश के 65,000 युवाओं के लिए खुशखबरी है। आगामी 8 फरवरी से 27 फरवरी तक सेना भर्ती होने जा रही है। इस बार सेना भर्ती लेक सिटी उदयपुर में आयोजित हो रही है, जिसमें प्रदेश के 11 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश के जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर जिले के सेना भर्ती चित्रकूट नगर स्थित महाराणा प्रताप खेल गांव में आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। बुधवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। इस भर्ती में करीब 65,000 युवाओं के शामिल होने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से स्टेडियम के बाहर ही स्थायी रूप से बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिससे आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि 8 फरवरी से शुरू होने वाली सेना भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों ने 11 जिलों को लेकर ऑनलाइन पंजीयन कराया है, वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने व्यक्तियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। उदयपुर में 8 तारीख से सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है, जो 28 तारीख तक चलेगी। इसमें 11 जिलों के अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराया है, वो भाग लेंगे। इसके लिए सेना द्वारा उन लोगों को अलग अलग डेट्स और टाइम निर्धारित कर दिए गए हैं और उनको सूचित किया गया। उसी हिसाब से सारे अभ्यर्थी आएंगे। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश हैं कि उनके लिए जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जाए। तो उन्हें पूरा खेल ग्राउंड आर्मी को दे दिया है और उनके के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं करनी है, बैरिकेडिंग है, टेंट्स हैं, पेयजल की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। अभ्यर्थी चूंकि एक दिन पहले आएंगे तो उनके ठहरने के लिए भी हमने वहाँ टेंटेज की व्यवस्था करी है और उन लोगों को खाना भी मिल जाए, इसके लिए भी हम व्यवस्था करा रहे हैं। और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से लाने के लिए भी परिवहन की व्यवस्था हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी रैली के बाद अपने जिलों में, गाँव में जाएंगे, उनके लिए रोडवेज का एक अस्थायी डिपो भी वहाँ हम खेल गाँव के बाहर लगा रहे हैं, ताकि वहीं से सीधे अभ्यर्थी अपने गाँव को, अपने नेटिव प्लेस को लौट जाएँ। जिला प्रशासन ये पूरे प्रयास कर रहा है कि इस भर्ती रैली में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, सारे जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनको सारी सुविधाएं मिले और कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी सख्ती से पालना की जाए। इसके लिए हमने सारी व्यवस्था और इंतजाम किए हुए हैं। 8 तारीख से लेके और 27 तारीख तक उदयपुर में सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसमें राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के मिला के कुल 11 जिलों के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अभ्यर्थी वो भाग लेंगे। प्रतिदिन 3,500 लोगों को टोकन जारी किए गए हैं, जो यहाँ पे अपनी शारीरिक दक्षता की दौड़ और बाकी परीक्षा के लिए आएंगे। पुलिस की तरफ से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मैंने और कलेक्टर साहब ने जॉइंटली मौका विजिट कर लिया जहाँ पर रैली हुई। सारी व्यवस्थाएं क्या क्या करवाई जानी है वो देख ली है। आर्मी ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स दी थी उन पर काम चल रहा है और उनके अधिकारी आज शाम तक आ जाएंगे। 6 तारीख को उनका जो कंपाउंड हो पूरा तैयार करके हैंडओवर कर दिया जाएगा, जो UIT तैयार करवा रही है। पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि इसी दौरान शिल्प ग्राम का मेला भी आयोजित किया जाना संभावित है। तो ट्रैफिक पे अनावश्यक लोड नहीं पड़े, बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और उनके कारण शहर के सामान्य आम जीवन के
जो ज़िंदगी है उस पर भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है। इनको देखते हुए कहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, कहाँ उनको अभ्यर्थियों को रुकवाना है, बसें कहाँ से स्टार्ट करनी है, रोडवेज की बसों को कहाँ से डाइवर्ट करना है, इस सारे पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और बिल्कुल पीसफुली रेडी हो। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में आगामी 8 तारीख से 27 फरवरी तक सेना भर्ती की जाएगी। इसी को लेकर खेल गांव में तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो वहीं सेना की ओर से पूरे खेल गांव को अपने कब्जे में लिया गया। इस समय हम खड़े खेल गांव में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ खेल गांव का जो गेट है वो पूरी तरह से सेना ने कब्जे में ले लिया है और सेना के जो जवान है वो बिल्कुल गेट पे खड़े, चारों तरफ से लॉक कर दिया गया। तब तक ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक सेना के जवान की ओर से यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगा। तो वहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस समय की जो सड़क के जो किनारे जो है टेंट लगाए हुए हैं और टेंट लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। इस टेंट के अंदर उन अभ्यर्थियों को बिठाया जाएगा और उनके यहाँ से अटेंडेंस ली जाएगी, सारी कोविड की भी पालना की जाएगी। हम आपको बता दें कि इस बार पूरे 11 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी और खेल गांव में इस समय चारों तरफ से खेल गांव जो स्टेडियम है महाराणा प्रताप का, उसको पूरी तरह से सेना की ओर से चाक चौबंद किया गया है। उदयपुर ATN न्यूज़ के लिए कमल ओसीटा। संभाग के बांसवाड़ा जिले की पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किए गए शराफत नाम के युवक के मामले में नया मोड़ आ गया है। शराफत के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से शराफत को फंसाया है। परिजनों ने यह भी कहा कि पुलिस ने ही शराफत के पास ब्राउन शुगर रखी और बाद में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तारी का ढोंग रच दिया। वहीं सदर थाना पुलिस ने आरोपी शराफत को कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय न्यायालय ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच सदर थाना पुलिस के पास पहुंची, जिसमें ये बात सामने आई कि आरोपी ब्राउन शुगर प्रतापगढ़ से लाया था। पुलिस अब आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये शराफत अली सनोब शब्बीर खां है, जो मदरसो नगर रोड मदरसो कॉलोनी में रहता है। कल सूचना मिली थी दिन में कि ये अवैध रूप से चोरी छिपे ब्राउन शुगर स्प्लिंग करके बेचता है, जिस पर कल नाकाबंदी की थी रतलाम रोड पे दानपुर मोड़ पर। तो उसके कब्जे से 20 ग्राम स्प्लिंग बरामद हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया है, अनुसंधान जारी है। इसने प्रतापगढ़ से लाना बताया है और इसका अनुसंधान है जो श्री रतन सिंह जी है SHO सदर बांसवाड़ा, उनके द्वारा किया जाए। सर इसकी कीमत क्या होगी ब्राउन शुगर की? तो 1 लाख रुपए के समझेंगे, 1 लाख से तो ज़्यादा ही हुई, 10-20 हज़ार रुपये। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विथ साइलेंट जनरेटर,
फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसपे 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को कब्जे में लेने के बाद MB हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। कुराबड़ थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि जो नरकंकाल मिला है वह करीब 6 महीने पुराना है, जिसकी पहचान लोगर मीणा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि लोगर मीणा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पहले से दर्ज थी। पुष्टि के बाद कंकाल का पोस्टमार्टम कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इसके साथ ही आगे की भी जांच शुरू कर दी गई है।
ट्रस्टी कंपनी की ओर से बुधवार को उदयपुर में मेड इन इंडिया मोबाइल और एलईडी की सेक्टर 3 में लगाए गए स्टोर पर लॉन्चिंग की गई। टाइटैनिक मार्केटिंग की ओर से शुरू किए गए स्टोर पर कम कीमत के मोबाइल और एलईडी उपलब्ध होंगे, जो कि विदेशी प्रोडक्ट के मुकाबले सस्ते होने के साथ ही ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। मोबाइल और एलईडी की लॉन्चिंग के बाद टाइटैनिक मार्केटिंग के प्रोपराइटर ने बताया कि 700 रुपए से 1200 रुपए तक रेंज के कई मोबाइल्स उपलब्ध होंगे। साथ ही एलईडी भी 3 साइज में उपलब्ध रहेगी, जिनकी क्वालिटी भी दूसरी कंपनी की एलईडी से बेहतर है। हमारी कंपनी ने अभी फीचर फ़ोन लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर 5 सेगमेंट हैं, और एलईडी हमने एंड्रॉयड एलईडी लॉन्च की है, जिसमें 3 सेगमेंट है, 32, 43, 55, और काफ़ी अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी रेट में इन्होंने हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है। मोबाइल में कौन-कौन से ब्रांड है जी? मोबाइल में क्या-क्या रेंज और क्या-क्या उसमें फैसिलिटी? मोबाइल में हमारे पास 700, 750 से स्टार्ट होकर 1250 पे ख़त्म है। क्या-क्या उसमें फैसिलिटी है? फैसिलिटी फीचर फ़ोन है, जहाँ डबल सिम चल जाएगा, मेमोरी कार्ड लग जाएगा, टॉर्च है, कैमरा है, सर्विस सेंटर वगैरह। सर्विस सेंटर हमारा पूरा चैनल बन चुका है और उदयपुर के अंदर भी हमारे पास सर्विस सेंटर है। एलईडी में क्या फैसिलिटी दी इस बार? एंड्रॉइड में हमारे पास कम रेट के अंदर एंड्रॉइड है, 1 GB 8 GB और 9 वर्जन एंड्रॉइड वर्जन है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्रावासों का बुधवार को कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने निरीक्षण किया और उनके हालातों को लेकर छात्रावासों के संचालकों के साथ साथ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने निरीक्षण के बाद छात्रावासों को मॉडर्न रूप देने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि मेस को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, साथ ही सभी कमरों में टीवी लगाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी छात्रावासों को पूर्ण सुविधा युक्त बनाया जाएगा। आज हम गार्गी छात्रावास में हैं। ये महिला छात्रावास है और यहाँ पर हम यहाँ की सुविधाओं का इसका अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्या और सुविधाएं चाहिए। मेस अच्छी तरह से संचालित हो, उसके लिए फर्नीचर कॉमन हॉल है, उसमें हमसे लैस होगा कॉमन हॉल, जिसमें जो है फ्रिज रखा जाएगा, सोफा सेट रखा जाएगा, एसी कमरा होगा और एक टीवी भी रखा जाएगा और बहुत सी सुविधाएं इसमें और देना है। छात्रावास करीब लगभग 1 साल से बंद है, यहाँ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ की मेस हम ऐसा बनाएंगे कि पूरा राजस्थान देखेगा कि मेस कैसे चलती है, क्या सुविधाएं होती हैं, उसमें कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल सके। और मेस जो है मैनेज बाई गर्ल्स स्टूडेंट, जो मेस होगा उसका मैनेजमेंट छात्राएँ ही करेगी, किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाएगा। अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के लिए भाजपा आरएसएस के द्वारा जो लूट मचा रखी है, उसके खिलाफ बुधवार को उदयपुर में एनएसयूआई द्वारा 1 रुपया राम के नाम अभियान का शुभारंभ किया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अभियान की शुरुआत करने के बाद एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी ने बताया कि भगवान पैसों के नहीं श्रद्धा के भूखे हैं। वहीं विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी ने कहा कि एनएसयूआई 1 रुपया राम के नाम अभियान से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भगवान के लिए 1 रुपया खर्च करने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1 लाख खर्च करने वाला। भाजपा और आरएसएस के लोग चंदे के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। भगवान श्री राम किसी वर्ग विशेष या समुदाय के न होकर संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इस अभियान के माध्यम से हम यही संदेश लोगों तक देना चाहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने बुधवार को वाणिज्य महाविद्यालय का दौरा किया और वहां पर व्यावसायिक अध्ययन विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का कुलपति ने उद्घाटन किया। इसके बाद कुलपति ने महाविद्यालय के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर छात्रों ने कुलपति से लाइब्रेरी बनाने की मांग उठाई। कुलपति ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी के साथ साथ सभा भवन बनाने की घोषणा की। लाइब्रेरी की और सभा भवन बनाने के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले हम कॉमर्स कॉलेज का दौरा किया, वहाँ पर छात्रों की मांग थी, बहुत दिनों से लाइब्रेरी नहीं है, तो लाइब्रेरी बनने जा रही है। 16 तारीख को उसका, इसी 16 फरवरी को उसका भूमि पूजन किया जाएगा। नीचे लाइब्रेरी होगी, ऊपर सेमिनार हॉल होगा। कितने बजट से बनेगा सर? लगभग बजट आ जाएगा करीब 40 लाख के आसपास। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संतान पाने की आस में सांचौर से उदयपुर आया ओम प्रकाश पत्नी को भी खो बैठा। काकरोली के मैटरनिटी हॉस्पिटल पर लगा लापरवाही का आरोप। इंदिरा आईवीएफ के शिविर से आया था झांसी। महाकाल को भक्तों से दूर कर रही है सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट। प्रवेश द्वार पर लगाया ताला, जलाभिषेक पर भी पाबंदी।
बॉर्डर से पहले खेलगांव में तैयार होंगे फौजी। 8 फरवरी से 65,000 अभ्यर्थियों का होगा प्रशिक्षण, स्टेडियम सेना के हवाले। और एपेक्स डील की और धोखाधड़ी आई सामने, पुलिस ही नहीं लिख रही रिपोर्ट तो पीड़ित आखिर जाए कहां। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।